शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। आज है 2 फरवरी 2024 और दिन है शुक्रवार। आज के न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज दो एडिटोरियल देखेंगे। एडिटोरियल तो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टिकुलरली एक जो बड़ा आर्टिकल छपा था बजट से रिलेटेड था, लेकिन उसमें ज़्यादातर आंकड़े ही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ खास बातें निकल कर के वहाँ से नहीं आई हैं। इसलिए पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसको लेकर के राजनीतिक हलचल किस प्रकार से हुई है, क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। ईडी ने इनकी गिरफ्तारी करी। इससे कुछ क्षण पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये आप देखे हैं, गिरफ्तार होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि कम से भी कम हमारी सरकार बची रहे, गिर ना जाए। इनके ऊपर जाली दस्तावेजों के आधार पर आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त से लाभान्वित होने का आरोप लगाया गया है। अब जो न्यायपालिका है इन आरोपों का परीक्षण करेगी, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जरूरत किन स्थिति में होती है, ये एक क्वेश्चन खड़ा होता है। इसका निपटारा न्यायपालिका को ज़्यादा स्पष्टता के साथ में करना चाहिए। यदि हम पीएमएलए एक्ट की बात करें तो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ईडी को गिरफ्तारी की व्यापक पावर दे दी गई है। पीएमएलए के मामलों में जमानत की राह में अवरोध बहुत ऊंचे हैं, मतलब आपको जमानत मुश्किल से ही मिल पाती है। इन शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 के फैसले में कंटिन्यू रखा था, जिसे चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी तक उसके पास पड़ी हुई हैं। इस बीच ईडी ने एक विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। और हम इस गिरफ्तारी को ईडी की नियमित घटना के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। हेमंत सोरेन के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फौरन सुनवाई की मांग करते हुए 1 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने बोला था कि इसका देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। इस बीच ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 2 फरवरी को अपने सामने पेश होने को कहा था। इससे पहले पूछताछ के लिए पेश होने में वो 4 बार विफल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाली सामंती व्यवस्था के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है आदिवासी समाज के ऊपर हमला है कुल मिलाकर के। अब जो लोग आरोपों से घिर जाते हैं, राजनेता अक्सर अपने सामुदायिक पहचान की आड़ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एकदम सही बात है कि भारतीय कानून के लंबे हाथ समाज के कमज़ोर तबकों तक ज़्यादा आसानी से पहुंच जाते हैं। यदि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुसीबतें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ख़त्म नहीं हुई हैं, नए मुख्यमंत्री का चयन पारिवारिक कलह में उलझ गया है। समझौते के रूप में परिवार से अलग आदिवासी अधिकारों के पुराने योद्धा चंपई सोरेन को बनाया गया है मुख्यमंत्री। पहले लग रहा था कि अपनी वाइफ को बना देंगे, लेकिन फिर वही परिवारवाद की वाली बात आ जाती, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बनाया है। लेकिन राज्यपाल ने उन्हें अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन की शिकायत पर SC/ST अधिनियम के अंतर्गत एक FIR दर्ज करी है, लेकिन उसके टिक पाने की संभावना ज़्यादा नहीं है। अब ईडी की जांचों में एक नया पैटर्न बन गया है, जो सत्तारूढ़ बीजेपी के राजनीतिक मकसद के साथ बिल्कुल सही बैठ रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बिहार में गठबंधन के पुनर्गठन के बाद हुई, जो भाजपा को सत्ता में वापस ले आया, जहां राज्यपाल ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए तेजी से काम करा है। इसी तरह कई मौक़ों पर ईडी की जांच से गुजर रहे नेता भाजपा से हाथ मिलाते ही जादुई ढंग से एकदम नहा धो के
साफ हो जाते हैं। कभी कभी ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं ये भेदभाव करती हैं, वो भ्रष्ट और साफ सुथरे के बीच नहीं लगता, बल्कि इस आधार पर लगता है कि कोई भाजपा के साथ है या नहीं है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये बजट 2024 से रिलेटेड है। एंटरिम बजट 2024 का यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये 6वें नंबर का लगातार 6वां बजट भाषण कब प्रस्तुत किया गया है? 2024 का चुनाव आने वाला है उससे पहले। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री की 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। उससे पहले क्या उपलब्धि रही थी बाकी की कांग्रेस की सरकार के टाइम में, और 2014 के बाद क्या चीज़ हासिल हुई है, इसके बारे में ही ज़्यादा चर्चा करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के खुद की पीठ थपथपा देने वाले रिपोर्ट का कार्ड प्रस्तुत किया गया है। इकोनॉमी के प्रदर्शन से संबंधित वित्त मंत्रालय की समीक्षा को प्रतिध्वनित करते हुए, मतलब अभी जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है उसी की बातों को यहाँ पर भी पेश किया गया है, और ये बतलाते हुए कि जब मोदी ने पदभार संभाला था तो उन्हें विशाल चुनौतियां विरासत में मिली। सीतारमण ने जोर देकर कहा था कि संरचनात्मक सुधार, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार, साथ ही साथ जनोपयोगी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, रोजगार और उद्यमिता के अवसर के सृजन के जरिए उन सारी समस्याओं को हमने खत्म कर दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने बोला था कि हमने इकोनॉमी में नए सिरे से जान फूंकी है, ठीक है, और ये भी बोला इससे फायदा क्या हुआ, जो विकास का फल है बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों में आशा और उम्मीद जगी है, जो 5 साल पहले दिए गए एक बड़े जनादेश बड़ी वोट में साकार हुए थे। बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार इस बार सत्ता में लौटने के प्रति कहीं ज़्यादा आश्वस्त है, भरोसेमंद है। सीतारमण ने ऐसी किसी भी घोषणा से परहेज किया जिसे वोटर्स के एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के रूप में देखा जा सके, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि हम कन्फर्म चुनाव जीत जाएंगे। इसकी बजाय उन्होंने एक समावेशी और टिकाऊ नीतिगत दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया है, ठीक है, समावेशी हो, टिकाऊ हो। समावेशी मतलब ज़्यादातर एरिया को कवर करना, साथ ही साथ लंबे समय तक कोई चीज़ हमको फ़ायदा दे सके। टिकाऊ नीतिगत दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था। तो उनकी ये बेपरवाह टिप्पणी कि सरकार जुलाई में अपने पूर्ण बजट में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप का विवरण देगी, एक शानदार चुनावी जनादेश पाने की निश्चितता पर आधारित थी। ऐसा इसलिए बोला था कि उस टाइम भी उनको लगा था कि नहीं, हम लोग जीत ही जाएंगे। यदि हम बजट के आंकड़े देखें ना, तो कंटिन्यू जो चीज़ चले आ रही है उस चीज़ को बताते हैं। तो जो चालू राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद चालू राजकोषीय घाटा जीडीपी के उत्पाद का 5.8% है, ऐसा कहना है सरकार का। मतलब पहले 5.9 था हमारा घाटा, अब 5.8 हो गया है। सरकार कितना कमा रही है और कितना खर्चा कर रही है, उसको यदि हम माइनस कर देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल करके आ जाता है। वित्त मंत्री ने इस उपलब्धि को आरई में, मतलब हम पार्टिकुलरली यहाँ पर राजस्व घाटा की बात कर रहे हैं, प्रभावी पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती हासिल करके किया है। उनका कहना है कि हम खर्चा कम कर रहे हैं, इसलिए भी हमारा जो घाटा है ना उसको हम कम कर पाए हैं। इसके अलावा यदि हम 2024-25 की बात करें तो इन्होंने जो डेफिसिट है उसके बारे में बोला है कि जो डेफिसिट है वो 5.1% होने वाला है।
एंड बोला जा रहा है कि ये हमने 14% जंप करे हैं रिवेन्यू रेसिप्ट में ऑन ए बीई बेसिस। बीई बेसिस मतलब बजट एस्टिमेट बेसिस पर। और ये एक्सेप्टेशन लगाया जा रहा है कि ये चीज़ हमें हेल्प करने वाली है। 11% का इंक्रीज देखने को मिलेगा एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और ये 11.11 लाख करोड़ हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलेंगे? जब सरकार ऐसी जगह पैसा खर्चा करती है जहाँ से उसकी आय होना चालू हो जाए। यदि इनकम होने लगती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि इनकम नहीं हो रही है, जैसे सरकार किसी को सैलरी दे रही है, सैलरी दे रही है तो अपनी जेब से पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन वहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही। यदि सरकार सड़क बना दे और वहाँ से टोल टैक्स वसूलना चालू कर दे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा, कैपिटल स्पेंडिंग के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, एंड जो हमारे देश में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे, एक हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, ताकि फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहे हैं, तेज़ी से भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उसका हम अध्ययन कर सकें, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का उनके अंतरिम बजट में। तो देखा जाए, वित्त मंत्री ने कहा है कि समिति को विकसित भारत या विकसित भारत के टारगेट के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा जाएगा। तो आगे बताया जा रहा है, देखिए, द अनाउंसमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन इनडेफिनेटली पोस्टपोन सेंसस। ये बात सरकार ने क्यों बोली? सरकार ने इसलिए बोली क्योंकि सरकार जनगणना को पोस्टपोन कर दी है, अनिश्चित काल के लिए जनगणना को स्थगित कर दिए हैं। उसी के बैकग्राउंड में ये आंसर आया था, जिसका मतलब ये है देश में तेज जनसंख्या वृद्धि के उनके दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम विश्वसनीय डेटा है। मौजूद थोड़े से आंकड़ों से पता चलता है कि देश की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जो बच्चे रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट रहना चाहिए एक महिला की कि भाई आप अपनी लाइफ में इतने बच्चों को जन्म दें, तो उससे भी कहीं नीचे चले गया है हमारा डाटा। आगे कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं, सेफ्टी को लेकर के कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के। तो बहुत बढ़िया हमारे पास में स्टैटिक्स नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न हैं बॉर्डर एरियाज़ में आल्सो बीइंग हाईलाइटेड। इन बातों को भी यहाँ पर, मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें सुरक्षा चिंताओं को भी उजागर किया जा रहा है। जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या समिति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण करना है और क्या इसे अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि भारत की जनसांख्यिकी की एक अवसर के साथ साथ चुनौती भी है। जनसंख्या यदि बढ़ रही है तो हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो कुल मिलाकर के समिति उन पहलुओं पर गौर करेगी और संदर्भ की अंतिम शर्तों पर फोकस किया जाएगा। हालांकि मंत्री के भाषण से आप ये समझ सकते हैं कि जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई सटीक डेटा अवेलेबल नहीं है। 2020 के नवीनतम यदि हम पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट की बात करें तो जो कुल प्रजनन क्षमता है TFR है, कुल प्रजनन क्षमता की बात करें कि महिलाएं अपनी लाइफ स्टाइल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो 2019 में 2.1 थी, ये घट करके 2 हो गई है। 2022 में जारी 2019 से 21 के लिए NFHS 5 की बात करें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, इसको रिलीज़ किया गया था 2022 में। उसमें कहा गया है कि जो TFR है वो डिक्लाइन हो गया है, 2 से पहुंच करके ये कम होकर 2 हो गया है नेशनल लेवल पर, इन कंपैरिजन टू द लास्ट सच
सर्वे हेल्ड इन 2015 एंड 16। इससे पहले जो सर्वे है 2015 और 16 में हुआ था। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये बजट से ही रिलेटेड है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो शॉर्टकट में हम बजट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। 2024-25 का जो बजट रहा है कुल मिलाकर के पिछली जो उपलब्धि रही हैं सरकार की उन्हीं को यहाँ पर गिनाया गया है। सरकार कह रही है देखिए कि लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, बेहतर कमाई कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी और अधिक आकांक्षाओं के साथ वो जीवन जी रहे हैं। लोगों की जो एवरेज वास्तविक आय है उसमें 50% की वृद्धि हुई है और जो इन्फ्लेशन है अभी वो मीडियम बनी हुई है, निर्मला सीतारमण का कहना है। टैक्स वगैरह में किसी प्रकार का छूट नहीं है। कुछ तत्काल नए वादे किए गए थे जिसमें योग्य शहरी मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने में सक्षम बनाने की योजना है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और ग्रामीण घर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ क्या क्या बोला गया है इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि देखिए 2 करोड़ मोर रूरल हाउस होल्ड टू बी बिल्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 2 करोड़ और भी ज़्यादा नए रूरल हाउस होल्ड बनाए जाएंगे, ग्रामीण घर बनाने की आशंका एंड मतलब संभावना है। एंड बोला जा रहा है कि 300 यूनिट फ्री पावर ए मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड थ्रू रूफ टॉप सोलर सॉल्यूशन। अब ये पता नहीं सरकार ने किस प्रकार से दिमाग लगा लिया है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने घर में रूफ टॉप सोलर लगा रहा हूँ तो इस ऑलरेडी तो मेरे घर में फ्री में बिजली आ रही है, तो इसमें सरकार कैसे बोल रही है कि 300 यूनिट ऑफ फ्री पावर दिया जाएगा एक मंथ में 1 करोड़ हाउस होल्ड को, और ये चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी रूफ टॉप सोलर के माध्यम से। और ये चीज़ तो जो है राम मंदिर जब बना था, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था ना उस समय में भी हम देखे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करा था। कुल मिलाकर के देखिए यदि हम नई आवास योजना की रूपरेखा की बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें, यदि हम नई न्यू वाली जो हाउसिंग स्कीम उसकी बात करें जिसमें डायरेक्टली रिफ़र नहीं किया जा रहा है अर्बन हाउस होल्ड को, मतलब अर्बन हाउस होल्ड हम किसको बोलेंगे, जो शहर के लोग हैं उनको अर्बन हाउस होल्ड बोला जा रहा है, लेकिन हिंट दिया जा रहा है एड देम बाय पिकिंग बेनिफिशरीज फ्रॉम चावल्स स्लम्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। और किन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, जो चौल में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं, तो हो सकता है कि इनको इसका फ़ायदा मिल जाए। कुछ फील गुड प्रोमिसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कमिटेड टू वर्क विथ स्टेट एंड स्टेक होल्डर टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म। सरकार का कहना है कि हम राज्यों के साथ में मिलकर के काम करेंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हम कर सकें। एंड डिटेल्ड रोड मैप की बात करें, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें आपको डिटेल्ड रोड मैप देखने को मिलेगा। सरकार ने बोला है कि 2047 तक हम भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप की योजना बनाई गई है। इसमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल भी लेकर आए हैं, ठीक है। Ms. Sitaraman also made it a point to emphasize that government is committed to turning the eastern part of India into growth engine of economy। अमृत काल के दौरान हम क्या काम किए हैं कि जो ईस्टर्न स्टेट हैं हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कैसे करके कमाई कर सकें और हम विकसित भारत बन सकें। इसके अलावा यदि हम शिक्षा को लेकर के बात करें तो स्कूल, हायर एजुकेशन
डिपार्टमेंट में और भी ज़्यादा पैसा देने की बातचीत करी जा रही है। तो दोनों ही हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड एन इंक्रीज बजटरी अलोकेशन इन द एंटरिम बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो हायर एजुकेशन में साथ में स्कूल शिक्षा विभाग दोनों को ही बढ़ा हुआ बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जैसी योजनाओं को पिछले बजट की तुलना में 50% पैसा ज़्यादा दिया गया है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, शॉर्टकट में पीएम श्री स्कीम इसको बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 73,008.10 करोड़ रुपये दिया गया था, पहले 68,000 था ये। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में ये राशि 72,473 रुपये करोड़ थी और 2022-23 का जो वास्तविक व्यय रहा था वो 58,000 करोड़ रुपया था। फिर यदि हम बात करें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, प्रीवियसली नोन एज मिड डे मील स्कीम, पहले इसको मिड डे मील स्कीम के रूप में जाना जाता था, इसको 12,467 करोड़ रुपया दिया गया। फॉर पीएम श्री एलोकेशन इस 6,050 करोड़ रुपया। पीएम श्री के अंतर्गत अभी कितना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 6,050 करोड़ रुपया। पीएम श्री के लिए आवंटन 6,050 करोड़ रुपया है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए टोटल जो पैसा दिया जाएगा वो है 47,619 करोड़ रुपया। पिछले बजट में कितना था, 44 था, और बताया जा रहा है कि संशोधित अनुमान यदि होगा तो ये 57 हो जाएगा। और 2022-23 में जो वास्तविक व्यय था वो 38,556 करोड़ रुपया था। इसके बाद यदि हम फर्टिलाइज़र वाले सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी सेट टू डिक्लाइन, फूड सब्सिडी सीज इंक्रीज। इसमें फूड सब्सिडी में वृद्धि करी गई है और जो उर्वरक सब्सिडी है इसमें गिरावट करी गई है, मतलब उर्वरक में सब्सिडी अब सरकार कम देगी। केंद्र सरकार ने खाद के ऊपर सब्सिडी कम कर दी है। जाहिर तौर पर उम्मीद है कि यूक्रेन में स्थिति में सुधार और घरेलू उत्पादन में वृद्धि से स्थिति को प्रतिबंधित करने में मदद मिलने वाली। ऐसा सरकार अच्छा से कर सकता है, उसको एक मौका मिल जाएगा कि भाई यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है जिसके चलते चलते हम बाहर से जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो सस्ती हो सकती हैं, इसलिए सब सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है। फर्टिलाइज़र एंड केमिकल मिनिस्ट्री का क्लेम है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे इसेंशियल फर्टिलाइज़र्स का, जैसे कि यूरिया का। इसके चलते चलते भी हमारी जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है उसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर रुपए पैसे में बताया जाता है कि कितना क्या पहले था, कितना अब हम दे रहे हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया है बजट में कि हमने नैनो को सक्सेसफुली एडाप्ट यदि कर लिया तो जो नैनो डी अमोनियम फास्फेट है, नैनो डीएपी है, ऑन वेरियस क्रॉप विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अलग अलग क्षेत्र में भी हम इसका यूज़ कर पाएंगे। उनका कहना है कि पेंडेमिक के चलते चलते फूड क्राइसिस बढ़ा, फर्टिलाइजर क्राइसिस बढ़ा, फ्यूल एंड फाइनेंसन पूरी दुनिया में प्रॉब्लम खड़ा किया, जबकि इंडिया ने इन सब से बड़े आसानी से अपने आप को निकाल लिया।